ठीक है, तो देखिए बैक्टीरियल सेल यानी प्रोकैरियोटिक, अब तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है ये चीज कहने में, प्रोकैरियोटिक सेल है ना, बैक्टीरियल सेल। इसमें हम लोग जो बाउंड्री था आउटर बाउंड्री कर चुके हैं, और ये था ग्लाइकोकैलिक्स और कैप्सूल जिसे हम लोग कहते थे, और इसका स्पेशलिटी क्या था, ये सेल वॉल को प्रोटेक्ट करता था, है ना। अब देखिए सेल वॉल, और ये क्या होगा, बाहर के तरफ से अंदर के तरफ आएंगे, दिस विल बी द सेकेंड बाउंड्री, है ना। सो इट इज द सेकेंड बाउंड्री ऑफ द बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल जैसा कहें। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके बारे में देखिए, जैसे कैप्सूल हम लोग देखें तो कैप्सूल किस चीज से बना है वो हम लोग को जानना था, कैप्सूल का पता चल गया, है ना, म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। ये कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, इसके बारे में कभी बताए हैं? नहीं। देखिए पेप्टिडो, ये वर्ड कहां से आया, पेप्टिडो वर्ड आया पेप्टाइड से, ठीक है। और पेप्टाइड क्या होते हैं, बहुत ही छोटे प्रोटीन्स, है ना, स्मॉल प्रोटीन्स को पेप्टाइड कहते हैं। इसका मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि एक हिस्सा इसका प्रोटीनस है, भले छोटे प्रोटीनों पर है। और ग्लाइकेन, ये आया है टर्म कहां से, शुगर से, एंड शुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दैट इज कर दीजिए, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। यानी अगर दोनों टर्म्स को अगर हम लोग मिलाकर देखें तो मतलब क्या निकल रहा है, ये एक ऐसा कंपोजिट मटेरियल है जो कि शुगर और प्रोटीन दोनों के मिक्स होने की वजह से बना, ठीक है। तो ना तो ये पूरी तरह से प्रोटीन है, ना ये पूरी तरीके से शुगर है, दोनों का मिक्सचर है, ठीक। 52 गाइक्लिन, सो इट इज ए derived प्रोटीन प्रोडक्ट, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इट इज ए derived प्रोटीन प्रोडक्ट। अब देखिए इसकी खास बात क्या है, इट इज रिजिड एंड टफ, मजबूत होता है, ठीक है। और रिजिड है यानी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, फैलेगा सिकुड़ेगा नहीं, जैसा है वैसे ही पड़ा रहेगा। तो आप सोचिए, तो अगर हम किसी चीज को, अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, इसके अंदर में कौन रहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहेगा उसका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द लिविंग मैटर, और साइटोप्लाज्म क्या करता है, कैसा नेचर का होता है, फ्लूइडी नेचर, ये हम लोग शुरू में ही देखे हैं, ठीक। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थोड़ा सा हिंट हम लोग पहले ही ले लें कि किस चीज से बने हैं, तो प्रोटीन और लिपिड, मेजोरिटी में यही दो चीजें रहते हैं, प्रोटीन एंड लिपिड। पर प्रोटीन अलग, मतलब क्या कहते हैं, जैसे इसमें प्रोटीन एंड शुगर का यानी कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर है ना, ये मिलकर बने, वैसे डेराइव नहीं, प्योर प्रोटीन रहता है, और वो प्योर लिपिड, दोनों एक साथ रहते हैं। पर कैसे रहते हैं, वो कंपोजिट मॉलिक्यूल नहीं बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे प्रोटीन और शुगर मिलकर एक अलग ही मॉलिक्यूल बना रहे है ना, बात समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। पर वहां प्रोटीन और लिपिड अलग अलग मॉलिक्यूल हैं जो एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। और इसमें मेजोरिटी में कौन होता है, तो लिपिड। और अगर सीधे तौर पे आप समझना चाहें किनको लिपिड कहेंगे, तो जितने भी ऑयल्स हैं,
सभी ऑयल्स को लिपिड कह सकते हैं, ऑल ऑयल्स आर लिपिड। जैसे मस्टर्ड ऑयल है, जितने एडिबल ऑयल्स हैं, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये लिपिड है। उसका बाद और बोलिए, सनफ्लावर ऑयल है, फिर ग्राउंडनट ऑयल है, तो ये सब, ऑलिव ऑयल है, पाम ऑयल है, ये सब एडिबल ऑयल्स है ना, इनमें हम लोग सब्जी बनाकर खाते हैं। तो ये सभी ऑयल्स एक्चुअली में क्या है, लिपिड है। ठीक है, तो ऑयली मटेरियल कैसा शेप का होगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा, फ्लो करने लायक होगा, फ्लूइडी होगा। ठीक है, तो मेन जो हम लोग समझना चाह रहे हैं कि साइटोप्लाज्म का अपना कोई डेफिनेट शेप नहीं, और लिपिड रिच प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अपना कोई डेफिनेट शेप नहीं। कोई इसे सपोर्ट करके बांध के रखेगा तो अपना शेप लेगा, अदरवाइज ये तो फ्लो करने वाले हैं, फैलते चले जाएंगे। तो इन्हें आकार देने वाला कौन होगा, सेल वॉल, बिकॉज इट इज ए टफ एंड रिजिड मॉलिक्यूल मटेरियल। ठीक है, तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि इस पे हम लोग ध्यान दें, क्योंकि इसके रिजिडिटी के कारण ये जैसा शेप एक्वायर करेगा, बैक्टीरिया वैसा ही बन जाएगा, राइट। तो देखिए, इट इज रिजिड एंड टफ, इसके वजह से क्या होता है, इट इज द वन which decides the shape of the bacteria। और इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस किए भी हैं, बैसिलस, कोकस, ये सब बताए ना। तो वो क्या थे, शेप थे, और उन शेप्स का बेस क्या है, सेल वॉल। तो सेल वॉल जैसा रहेगा, बैक्टीरिया का शेप भी वैसा ही हो जाएगा। यानी बैक्टीरिया का टाइप कौन डिसाइड कर रहा है अल्टीमेटली, सेल वॉल। तो यही चीज कह रहे हैं यहाँ पे, इट इज द वन विच डिसाइड द शेप ऑफ द बैक्टीरिया, सो इट ऑल्सो फॉर्म्स द basis of classification of bacteria। ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया है ना, ये बैक्टीरिया के टाइप को डिसाइड करने लग गया, क्योंकि यही उसका शेप डिसाइड कर रहा है, और शेप के बेसिस पे हम लोग बैक्टीरिया को क्लासिफाई भी किए हैं, राइट। तीसरी बात, it protects the cytoplasm and the plasma membrane, PM for plasma membrane of the bacteria, so is the responsible for its existence। सोच लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, बैक्टीरिया के एग्जिस्टेंस के लिए उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म सही सलामत रह सके, इसके लिए उसका सेल वॉल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सेल वॉल हटा देंगे, हम काट कर निकाल देंगे, और उसके बाद बैक्टीरिया को बोलेंगे जाओ रह के दिखाओ, नहीं रह पाएगा, है ना। क्योंकि ये रिजिड होने के कारण, एक चीज और समझिए, जब ये न्यूट्रिशन लेकर अपना साइज एलाबोरेट करने की कोशिश करेगा, बढ़ाने का सोचेगा, तो एक्सटर्नल प्रेशर पड़ेगा, बाहर की तरफ प्रेशर डायरेक्टेड होगा। उस समय अगर इसका सेल वॉल रिजिड होकर उसको उस तरीके से फैलने ना दे, तभी बैक्टीरिया अपना शेप मेंटेन कर पाएगा, अदरवाइज क्या होगा, वो फैलता चला जाएगा, अल्टीमेटली क्या होगा, रप्चर टू डेथ, है ना। बैलून अगर है, आप ऐसे सोचिए, अगर हमारे पास एक फुटबॉल है, बैलून से बेटर एग्जांपल फुटबॉल, तो फुटबॉल के अंदर एक ब्लैडर रहता है, ये तो जानते हैं, फुटबॉल के अंदर एक ब्लैडर रहता है, रबर का है, उसमें एयर भरते हैं, ऊपर में क्या रहता है, चमड़े का कवर रहता है। ठीक है, इसमें से क्या होता है, चाहे आप जितना मर्जी हवा भर लीजिए, आसानी से फुटबॉल फटने वाला नहीं है, और वही जरा सा उसका चमड़े का कवर जो है उसको हटा दीजिए, और उसके बाद एयर भरिए,
भाई रबरी है, एक्सपेंडेबल है, हवा बढ़ेगा तो फैलेगा ही, ठीक है, रिजिडिटी उतना नहीं है। अब हम अगर बाई फोर्स उसमें एयर भरते चले गए, एक समय ऐसा आएगा कि वो जो ब्लाडर का रबर है वो उस एयर के प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर पाएगा एंड इट विल बर्स्ट। The same thing can happen with the bacteria. If like the football, it has leather cover, here the bacteria has as a protector its cell wall. तो अगर इसका सेल वॉल नहीं रहेगा और ये अगर फैलता चला गया, क्योंकि न्यूट्रिशन मिलेगा तो फैलेगा ही, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये रप्चर कर सकता है। इस तरीके से समझ पा रहे हैं ये कैसे इसके एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, और इसको बचाए रखने के लिए कहा गया ग्लाइकोकैलिक्स, ये जरूरी है। गॉट द पॉइंट, हाउ इट इज मेंटेनिंग इट्स बाउंड्री, यहां तक नोट कीजिए। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर मोर और लेस हम लोग समझ गए, फंक्शन भी पता चल गया। तो सेकेंड बाउंड्री के बाद बाहर के तरफ से अंदर की तरफ जब जाएंगे तो हम लोग को थर्ड बाउंड्री मिलेगा, और वो हो जाएगा कौन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखिए एक चीज हम लोग यहाँ इंपॉर्टेंट है वो समझे, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल का हो, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल का हो, राइट, प्रॉपर्टी इनका एक ही जैसा रहता है। क्यों, क्योंकि यही वो स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म का बाउंड्री बन रहा है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म रह रहा है, ठीक है। तो अगर साइटोप्लाज्म, कहीं पे भी साइटोप्लाज्म लिविंग मैटर है, और शुरू में ही बोल चुके हैं चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, उसका साइटोप्लाज्म लिविंग मैटर है और नेचर में एक ही जैसा है, तो उसको घेरने वाला जो बाउंड्री होगा उसका भी नेचर वैसा ही होगा ना, अदरवाइज साइटोप्लाज्म को फंक्शन करने में बनेगा नहीं, राइट। इसीलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रॉपर्टी हम लोग यहां देखेंगे वही प्रॉपर्टी दूसरी जगह भी मिलेंगे विथ सम डिफरेंसेस, है ना, छोटा मोटा डिफरेंसेस होगा। जैसे कोई मटेरियल है इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अधिक पाया जा रहा है, कोई मटेरियल है यूकैरियोटिक सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अधिक पाया जाएगा, ठीक है। प्रोटीन्स के नेचर थोड़ा बहुत चेंज होंगे, राइट, लेकिन बेसिक प्रॉपर्टी विल बी सेम, बेसिक प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे एक क्लास पे पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स एक ही सिलेबस पढ़ रहे हैं, यानी उन सब का पढ़ाई का लेवल क्या होगा, सेम होगा। अब कोई ज्यादा समझ रहा है कोई कम समझ रहा है अलग बात है, ये मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है, लेकिन बेसिक चीज तो उस क्लास में पढ़ने वाले सबों का सिमिलर होगा। वही फिजिक्स, वही केमिस्ट्री, वही बायोलॉजी, वही मैथमेटिक्स, वही इंग्लिश, वही हिंदी, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक उसी तरीके से चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रॉपर्टी दोनों जगह लगभग सिमिलर होगा विद सम डिफरेंसेस। तो आइए देखें इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इसका क्या देंगे, इट इज द इनरमोस्ट बाउंड्री ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का सबसे अंदर का बाउंड्री है ये। नंबर 2, इसका नेचर कैसा होगा, इट्स नेचर इज सेमी परमिएबल, इट्स नेचर इज सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब होगा कुछ चीजों को ये क्रॉस कवर करने देगा, कुछ चीजों को वो क्रॉस करने नहीं देगा, यानी सिलेक्टिवली परमिएबल। सेमी परमिएबल का ऑल्टरनेटिव वर्ड है सेलेक्टिवली परमिएबल, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा नेचर, या तो सेमी परमिएबल कहिए या सिलेक्टिवली परमिएबल। तो सिलेक्टिव परमिएबल कहने से
थोड़ा सा और क्लैरिटी आता है कि नहीं। सिलेक्टिव मतलब ये चुन रहा है कि इनको आने जाने देगा, किनको नहीं देगा, सब बात ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि ये किन चीजों से मिलकर बने हैं, कंपोजिशन। मेजॉरिटी ऑफ द components are protein and lipid। मेजोरिटी में कंपोनेंट क्या होता है, प्रोटीन एंड लिपिड, बड़े हाई परसेंटेज में दोनों मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट is also present on it but with a very low percentage, लेकिन इसका परसेंटेज काफी कम होगा। मेजर परसेंटेज प्रोटीन और लिपिड मिल के पूरा करेंगे, ठीक है। ये इसका कंपोजिशन हो गया। अब यहां एन बी मतलब पहले ही बताए हैं, नोटेड बाय, ध्यान दें। लिपिड जो होता है, लिपिड इज इन मेजॉरिटी, इसमें लिपिड अधिक मात्रा में होगा, ठीक है। द नेचर ऑफ द लिपिड इज नॉन पोलर, इसका लिपिड जो होता है, कहीं पे भी लिपिड होगा तो उसका नेचर होता है नॉन पोलर, ये नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर कहने का मतलब है एक ही मॉलिक्यूल में, जैसे अर्थ पे दो पोल है ना, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो मैग्नेट के दो जो पोल्स हैं दो ऑपोजिट एंड में कॉन्सेंट्रेटेड है। नॉर्थ पोल वाला हिस्सा साउथ पोल में, साउथ पोल वाला हिस्सा नॉर्थ पोल पे नहीं जाएगा, जो जहां है वही है। तो इस तरह से जब ऑर्गेनाइज होता है कोई चीज उसे कहते हैं पोलराइज होना, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए एक क्लासरूम में 40 स्टूडेंट हैं, एक दो ग्रुप में बट गया पूरा क्लास, तो एक ग्रुप में 30 स्टूडेंट है, एक ग्रुप में 10 स्टूडेंट है, और ओवरलैपिंग नहीं है, 10 वाला 30 में, 30 वाला 10 में जाके नहीं मिलता है, वो अपना अपना ग्रुप बनाकर हमेशा पढ़ता है, बैठता है। तो क्या हो गया, ये ग्रुपिंग हो गया। इसी को पोलराइजेशन कहते हैं, हिंदी में इसी को कहते हैं ध्रुवीकरण, राइट। उसी तरीके से इन मॉलिक्यूल्स में, केमिकल्स में क्या होता है, दो तरह के चार्जेस हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल, राइट। तो केमिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दरअसल होते हैं आपको या तो अनचार्ज्ड होंगे, तो उसमें कोई चार्ज नहीं दिखेगा, न्यूट्रल होगा, या फिर चार्ज्ड होंगे, ठीक है। अगर चार्ज्ड हुआ तो फिर दो तरह की चीज हो सकती है, या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, राइट। अब आते हैं न्यूट्रल वाले पे। न्यूट्रल जो होता है उसमें या तो बिल्कुल ही चार्ज डेवलप नहीं करेगा, या अगर चार्ज डेवलप करेगा तो ऑपोजिट नेचर का, ऑपोजिट एंड पे। तो मतलब क्या निकलेगा, न्यूट्रल। ऐसे समझिए, अगर चार्ज नहीं डेवलप किया तो न्यूट्रल हो गया, और चार्ज अगर डेवलप किया, दो मान लीजिए एटम है, एटम ए और एटम बी, है ना, एक तरफ बहुत स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ बहुत स्लाइट नेगेटिव चार्ज आया, तो एक ही मॉलिक्यूल में दो एटम है, आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, है ना। इस बॉन्ड में एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल दिख रहा है, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, टोटल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस इक्वल टू 0। तो मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल नजर आएगा कि नहीं, मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल नजर आएगा। लेकिन जैसा आपको बताया, इस क्लास में दो ग्रुप में बच्चे बटे हुए हैं, उसी तरह से यहाँ पे चार्ज दो तरफ कॉलोनाइज हो गए, इस तरफ और इस तरफ, ठीक है। भले ही बहुत छोटे अमाउंट में है पर है तो इस तरह का अरेंजमेंट जिस केमिकल कंपाउंड में होगा उसको कहेंगे पोलर, ठीक है।
और जिसपे चार्ज पनपेगा ही नहीं वो नॉन पोलर, राइट। तो इन दोनों में से कौन सा नेचर का लिपिड होता है? तो लिपिड होता है नॉन पोलर, मतलब इस पे चार्ज पनपता ही नहीं, राइट। तो ये हो गया क्या? पोलर। तो इसका भी एक एग्जांपल ले लीजिए, ये है वाटर। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचने का कैपेसिटी अधिक होता है, ठीक। तो इसी वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन थोड़ा सा अपने तरफ खींचता है, थोड़ा सा, पूरा नहीं। पूरा खींचता तो टूट ही जाता वाटर, पूरा नहीं खींच पाता है, थोड़ा सा। तो इलेक्ट्रॉन जिसके तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहेगा, इलेक्ट्रॉन का नेचर भी उसी तरफ आएगा। तो अब सोचिए, इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। उसका नेचर क्या है? माइनस चार्ज वाला ना। तो ऑक्सीजन के तरफ थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज का शिफ्टिंग होगा, तो ऑपोजिट एंड पे हाइड्रोजन की तरफ क्या होगा? स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज का शिफ्टिंग होगा। इस वजह से वाटर क्या बन गया? पोलर मॉलिक्यूल। अब एक चीज देखिए, यहां पर जो कहा गया ना सिलेक्टिवली परमिएबल, तो ये किसको अलाउ करेगा? अपने जैसे नेचर वाले को। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कौन डिफाइन करेगा? लिपिड। क्यों? क्योंकि लिपिड होता है मेजॉरिटी में। मान लीजिए इस क्लासरूम में वही 40 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट कहते हैं क्या कि आज हम लोग छुट्टी करेंगे, और 10 स्टूडेंट बोल रहे हैं नहीं आज हम लोग छुट्टी नहीं करेंगे। अब जब वोटिंग होगा, कहीं पे भी फैसला वोटिंग से ही होता है ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। वोटिंग में कौन जीतेगा? जिस तरफ ज्यादा वोट पड़ेगा। तो नेचुरली क्या हो जाएगा? वो 10 बच्चे ना चाहते हुए भी उनको भी छुट्टी लेना पड़ जाएगा। उसी तरीके से यहां देखिए, मेजॉरिटी में कौन है? लिपिड। तो चलती किसका होगा? लिपिड का। किसके अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रॉपर्टी डिसाइड होगा? जो ज्यादा है। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर क्या हो जाता है? नॉन पोलर। ठीक है, समझ में आया? यहां तक नोट कीजिए। ये सब बहुत तो हम लोग का अंडरस्टैंडिंग बना थोड़ा सा, लिपिड कैसा होता है? तो नॉन पोलर, ठीक है। और फिर इसी से हम लोग समझ पा रहे हैं कि नेचर क्या हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? नॉन पोलर जैसा, क्योंकि मेजॉरिटी में वही रहता है। देयरफॉर, इसी में चल रहे हैं, नोटेड बाई में ही। देयरफॉर द नेचर ऑफ द plasma membrane of bacteria is non-polar। इसलिए इसका नेचर कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर जैसा, क्योंकि मेजॉरिटी में लिपिड है। अब देखिए नंबर 4, फंक्शन। ये करेगा क्या क्या? पहला फंक्शन, यही वो स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म को धारण करता है ना। नंबर 1, इट इज द स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा फंक्शन, इट अलाउज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस इट। इसके आर पार मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है। सेल को जिंदा रहने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मटेरियल्स चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल भोजन जो उसका है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको प्रोटीन चाहिए, उसको लिपिड्स चाहिए, उसको फैट्स चाहिए, बहुत तरह के मॉलिक्यूल्स चाहिए। ये मॉलिक्यूल सेल के अंदर घुसेगा कैसे? जब तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करेगा। इसलिए इन मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बड़ा प्रॉपर्टी हो जाता है कि ट्रांसपोर्ट अलाउ करता है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज समझने वाली बात है, हम समझ रहे हैं या जान चुके हैं कि वाटर कैसा होता है? पोलर।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है? नॉन पोलर। और केमिस्ट्री में एक बहुत फेमस फ्रेज है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जिसे हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? नेचर मिलता है तो दोस्ती हो जाता है, कहते हैं ना, एक जैसा सोचने वाला सब एक जगह रहता है, सब दोस्त बन जाता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, तो वो भी दुश्मन ये भी दुश्मन, कोई तो कॉमन फैक्टर मिला जिस वजह से क्या हो गया, दोनों दोस्त बन गया। यहां भी नेचर क्या है? एक जैसा अगर नेचर हो गया दो मॉलिक्यूल का, तो वो आपस में है ना एग्रीगेट होने लगेंगे, फ्रेंडशिप शो करेंगे। और इसी वजह से क्या होता है, ये जो क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को आने जाने देता है अक्रॉस, और पोलर मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करता। तो अब सोचिएगा, सर तो बताए थे साइटोप्लाज्म जो है लिविंग पार्ट ऑफ सेल है, और अभी अभी हम लोग देखे हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, जिसका कि 80% वाटर है, 70 से 80% वाटर है, और ये सब वाटर को अलाउ नहीं कर रहे हैं आने जाने देने के लिए। ठीक है, चलिए, जो पानी आया अंदर कैद हो गया, पर पहली बार भी पानी अगर अंदर आया होगा, वाटर एंटर किया होगा, कैसे किया होगा? ये तो आने नहीं दिया होगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं किसी तरीके से अंदर आ भी गया, तो ऐसा क्यों करता है? अब फर्दर पानी को आने नहीं दे रहा है, वाटर को आने नहीं दे रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है? ये कहता है कि वो मॉलिक्यूल्स ज्यादातर एसेंशियल होते हैं जो पोलर नेचर के होते हैं, बहुत एसेंशियल होते हैं वैसे मॉलिक्यूल्स, और ऐसे मॉलिक्यूल्स बड़े आसानी से नहीं मिल पाते। पोलर मॉलिक्यूल्स बहुत आयत में नहीं मिलते, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बहुत आयत में मिलते हैं। तब देखिए, अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बहुतायत में मिल रहे हैं तो अंदर आए बाहर जाएं, अपने कॉन्सेंट्रेशन के मतलब अकॉर्डिंग अंदर बाहर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल्स है उनकी मात्रा बाहर कम है, तो एक बार अगर अंदर आ गया, उसे अगर स्किप करके बाहर भाग जाने देंगे, क्योंकि अंदर तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखेंगे, उनका जरूरत है, तो अब बाहर आसानी से मिलता नहीं है, तो नेचुरल है बाहर कम होगा, है कि नहीं? ये तो भाग जाएगा, तो उसको रोकना है। इसलिए क्या करो, नेचर ऐसा बना दो कि वो बाहर जा नहीं सकते। तो आप ये समझिए, इसलिए वो सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं हुआ कि उनको अंदर आने नहीं देगा, बल्कि इसलिए सिलेक्टिवली परमिएबल हुआ कि उन्हें बाहर जाने नहीं देगा, राइट। अब अंदर ले आने का रास्ता क्या है? क्योंकि ये तो खर्च होंगे एक समय के बाद। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, तो एक समय के बाद ग्लूकोज तो यूज हो जाएगा ना, एनर्जी जनरेशन में जब जाएगा। 10th में हम लोग पढ़े हैं रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। तो अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया, ग्लूकोज तो खर्च हो जाएगा, फर्दर ग्लूकोज लाएंगे कैसे? तो कहता है उसके लिए हमारे पास तरकीब है। हम क्या करते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहा है हमको, हम क्या करते हैं, हम प्रोटीन है ना हमारे पास, तो हमने क्या किया है, प्रोटीन को एज ए चैनल, एज ए बाईपास बना के रखा है, और उन प्रोटीन चैनल्स के थ्रू हम मटेरियल्स को मंगाते हैं जो कि नॉन पोलर नहीं है, पोलर है। जो नॉन पोलर नहीं है, आयोनिक है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके आने जाने के लिए हमने प्रोटीन को अलग से बना के रखा हुआ है, इसीलिए प्रोटीन हम धारण करते हैं। फिर यहां पे बात आएगी, तो ये बाईपास है, ठीक है, तो इस बाईपास के थ्रू जब आ रहा है तो बाईपास के थ्रू भाग नहीं जाएगा? बोलता है नहीं, इतना आसान नहीं है। तो इसलिए, क्योंकि ये बाईपास का गेट तभी खुलेगा जब ऐसा महसूस होगा कि इसे अब बाहर जाना चाहिए, यानी ये रेगुलेटेड होता है, ठीक है। और इसीलिए मटेरियल्स बड़े सिलेक्टिवली, इवन पोलर मॉलिक्यूल्स भी अंदर आ तो जाते हैं बिकॉज गेट ओपन होते हैं, लेकिन बाहर जाने के लिए अगर गेट ओपन नहीं होगा, बाहर नहीं जा पाएगा। अब मॉलिकुलर मैकेनिज्म्स हैं जिस वजह से ऐसा हो सकता है, तो इतनी सारी चीजें हम लोग अभी इस लेवल पे नहीं समझ पाएंगे, इसलिए बहुत डिटेल नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे कुछ चीज आप लोग को समझ में आएगा जब 12th में जाएंगे, और फिर फर्दर स्टडी करेंगे तो वो बात और क्लियर होगा, ठीक है। तो
तीसरे पॉइंट पे हम आए, ये कह रहा है क्या, इट अलाउस ट्रांसपोर्ट अक्रॉस इट द नॉन पोलर molecules are transported by diffusion and polar or ionic molecules are transported by the help of protein channels present upon it. इस पर जो प्रोटीन चैनल्स हैं उनके थ्रू इन मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट संभव होता है। किनका? पोलर या आयोनिक। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। अब देखिए, ये था इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात। अब हम लोग देखना चाह रहे हैं इसका जो बाउंड्री है, बाउंड्री से रिलेटेड और कोई स्ट्रक्चर्स हैं, तो हम लोग को दिखा, अरे एक फिम्ब्री है, बहुत ही फाइन हेयर लाइक या फाइबर लाइक प्रोजेक्शंस के रूप में उसके एक्सटर्नल सरफेस पे निकले हुए छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स। याद है, ये जो था, हम लोग पूरा नहीं ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ये और ये, तो ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला पोर्शन है ना, ये कैप्सूल वाला पोर्शन है, सॉरी नॉट द कैप्सूल, मिडिल पार्ट सेल वॉल यानी CW वाला पोर्शन है शॉर्ट में, और ये कैप्सूल वाला पोर्शन है, और यहां से ऐसे पतले पतले छोटे छोटे फाइबर्स निकले हुए थे। ठीक है, और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? फिम्ब्री। तो हम लोग उसी फिम्ब्री को डील कर रहे हैं। देखने में कैसा लग रहा है? वेरी फाइन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोजेक्टेड एट द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के सतह पे छोटे छोटे, जैसे छोटा बच्चा छोड़ दीजिए, कोई आदमी हेयर स्टाइल आजकल नहीं करता है, एकदम छोटा बाल रखता है तो ऐसे कांटा की तरह निकला हुआ है, लाइक दैट, है ना, तो ऐसे निकला हुआ है। अब देखिए इनका इंपॉर्टेंस क्या है। अब एक बात बताइए, मान लीजिए सर कोई सजा देते हैं, है ना, आप शैतानी किए तो आपको पनिशमेंट मिला, सर बोले कि, जो भी सर हो, बोले कि नहीं आज आपको खड़े खड़े पढ़ना है, लंच भी करना है तो खड़े खड़े करना है, जब तक आप क्लासरूम में खड़े खड़े रहना है। तो बताइए खड़े खड़े कितना देर तक काम कर पाएंगे? पढ़ने जाएंगे ऐसे करके उठाना पड़ेगा, हाथ दर्द कर जाएगा, हाथ में, एक हाथ में कॉपी, दूसरे हाथ में पेन, लिखने जाएंगे ठीक से लिख नहीं पाएंगे, ड्रॉ करना होगा नहीं कर पाएंगे, खाना खाने जाएंगे गुस्सा आएगा, पैर दर्द कर रहा है, ऐसा होगा, यानी आप कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं रहेंगे। ये बात तय है, चाहे जैसे हो आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। कंफर्टेबल कब होंगे? जब आराम से बैठकर शांतिपूर्वक वो काम करेंगे। ठीक, अब ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बैक्टीरिया जो है उसको भी कोई इंपॉर्टेंट काम करना होता है तो वो बिना हिले डुले करना चाहता है, और इसके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है न्यूट्रिशन लेना, भोजन प्राप्त करना। नाउ जो बैक्टीरिया एक्वेटिक एनवायरनमेंट में है, वाटर में है, ठीक है, या सॉइल पे भी है, वाटर पे ही पहले मान लेते हैं, वाटर में है, तो वाटर करंट के साथ वो तो फ्लो करके निकल जाएगा, है ना, फिर अपने आप को उस जगह मेंटेन करने के लिए वाटर करंट इधर निकाल रहा है और बैक्टीरिया यहां पे रुकना चाह रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में अपना अगर मूवमेंट नहीं रखेगा तो वो तो पानी के साथ बह के निकल जाएगा। तो अब सोचिए जरा, वाटर के करंट को
ये बैक्टीरिया रेजिस्ट कर पाएगा? पानी फ्लो करके आ रहा है, हम लोग को बहा के लेके चला जाता है, तो बैक्टीरिया तो माइक्रोस्कोपिक है, उसको बहा के लेके नहीं चला जाएगा, तो स्टैटिक नहीं रहेगा। अब बेचारा वहां से एब्जॉर्ब कर रहा था न्यूट्रिएंट, वहां से डिस्प्लेस हो गया। अब देखिए, अगर उसके पास कोई ऐसा मटेरियल होता जिससे कि वो उस सरफेस पे चिपक जाता, तब तो वाटर करंट भी उसको आसानी से हिला नहीं सकता था। यानी इस तरह के स्ट्रक्चर का बहुत रिक्वायरमेंट है इसको। एंड फिम्ब्री इज द वन दैट सर्व्स लाइक दैट स्ट्रक्चर। फिम्ब्री ही वो है जिसके मदद से बैक्टीरिया किसी सरफेस पे अपने आप को टिका पाता है। ठीक है, तो फिम्ब्री के लिए हम लोग पहला इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्या कहेंगे, इसको अगर डिफाइन करना रहा, व्हाट इज फिम्ब्री, हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं क्या, दीज आर फाइन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स fine fiber like structures that are present at the surface of the bacteria. ये कैसे होते हैं? फाइन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और कहां पे प्रेजेंट है? क्या बैक्टीरिया के सरफेस पे। लोकेशन भी बता दी, कैसा दिखता है ये भी बता दी। नंबर 2, दे आर सॉलिड एंड नॉट हॉलो। ऐसा नहीं है कि वो देखने में ट्यूब जैसे, पतले ट्यूब जैसे लग रहे हैं, पर अंदर में जगह है नहीं, खाली जगह नहीं है। दिस आर सॉलिड स्ट्रक्चर्स, अंदर में कोई भी खोखलापन नहीं है, इसीलिए कहा एंड नॉट हॉलो, इसमें खाली जगह नहीं होता। नंबर 3, फंक्शन। तो सिंपली हम लोग कह देते हैं इसके फंक्शन के बारे में कि दे प्रोवाइड साइट ऑफ अटैचमेंट with a solid surface so that they can stay and can absorb nutrition or do cell division etc. तो जो काम उसे स्टैटिक होके करना है, उस काम को स्टैटिक होके करने के लिए इसे कोई साइट ऑफ अटैचमेंट विद द सरफेस चाहिए था, एंड फिम्ब्री सर्व्स दैट। फिम्ब्री के मदद से ये काम वो कर पाता है। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द फिम्ब्री। इसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे फ्लैजिला। यहां तक कीजिए। अब देखिए, बैक्टीरिया का फ्लैजिला भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। ऐसे तो हम लोग जब दिखाते हैं, बैक्टीरिया को ड्रॉ करते हैं सिंपली, तो किसी एक एंड पे एक तरफ एक फ्लैजिला दिखा देते हैं, पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि हर बैक्टीरिया वैसा नहीं होता। डिपेंड करता है, किसी में एक होते हैं, किसी में एक भी नहीं होते, किसी में बहुत सारे होते हैं, किसी में चारों तरफ फैले होते हैं, एटसेट्रा, बहुत तरह का टाइप। तो फिलहाल पहले हम लोग समझे फ्लैजिला है क्या। तो अगर बोलेगा डिफाइन करने के लिए, फ्लैजिला के काम से उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, यानी कि इट इज ए स्ट्रक्चर, ऐसे निकला हुआ रहता है ना सरफेस पे, पर फिम्ब्री और फ्लैजिला में अगर कंपेयर करें, फ्लैजिला काफी लंबा नजर आएगा, है कि नहीं? तो हम लोग कहते हैं इट इज ए लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, लंबा धागा जैसा
फाइबर, धागा, धागा जैसा स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट एट द सरफेस। कहां पे? तो धागा इसके सतह पर है। प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया यूज्ड फॉर लोकोमोशन। एक जगह से दूसरे जगह अपना पोजीशन चेंज करने के लिए इसको यूज किया जाता है। नंबर 2, फ्लैजिला हेल्प द बैक्टीरिया टू स्विम इन वाटर। फ्लैजिला क्या करता है? बैक्टीरिया को पानी में तैरने में मदद करता है। इसका मतलब ये समझ लीजिए, आप बोलिएगा कि हवा में भी तो बैक्टीरिया रहता है, बहुत सारा बीमारी हवा से ही हो जाता है ना, हवा भी कैरी करता है बैक्टीरिया को। तो हवा में भी तैरता है क्या? नहीं, एयर खुद ही ब्लो करता है, फ्लो करता है, तो बैक्टीरिया को लेके एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। बैक्टीरिया को हवा में तैरने का जरूरत नहीं है, ये तो पानी में अपने आप को एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कराने के लिए फ्लैजिला का इस्तेमाल करता है। सॉइल पे बेचारा ऐसे ही पड़ा रहता है। हाँ, कभी हमारे पैर के साथ उठ के एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, एनिमल के पैर पे लग गया एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। प्लांट तो अपने जगह से हिलते नहीं है, जहां है वही रह जाएगा। ठीक है, और जमीन पे पड़ा हुआ है, हवा आया, हवा के साथ उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो बोलिएगा, बैक्टीरिया के रहने की जगह पानी है, जमीन है, हवा है, तीनों है, तो फिर चलने फिरने के लिए पानी को ही क्यों चुना ये, हवा और जमीन को क्यों नहीं चुना? यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन इसके जवाब में हम लोग अभी तक यही बता पाते हैं, इसलिए क्योंकि लाइफ का ओरिजिन वाटर में हुआ। लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, नॉट इन एयर, नॉट ऑन सॉइल, बट इन वाटर। और आप देखते ही हैं सेल का लिविंग पार्ट जो है उसमें वाटर कितना होता है? 70 से 80%। तो ये सब बताता है कि वाटर किसी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत लंबे समय तक, करोड़ों साल तक बैक्टीरिया वाटर में ही कन्फाइंड थे। जमीन तो बहुत बाद में निकला है ना। तो लाइफ जो ओरिजिनेट किया वाटर में किया, इसीलिए वाटर के साथ अपने आप को एडजस्ट कराने के लिए इसमें स्ट्रक्चर्स बन पे। ठीक है, बाद में एयर में जब गया बैक्टीरिया, वाटर के सरफेस से एयर में गया होगा किसी तरह से, एयर में तो कोई न्यूट्रिएंट है नहीं, कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, तो उसे जब तक वाटर नहीं मिलेगा तो फिर उसको सरवाइव करने में बनेगा नहीं। हाँ, सॉइल में न्यूट्रिएंट तो है, लेकिन सभी सॉइल पे मॉइस्चर नहीं, पर वाटर तो खुद ही सरफेस हो गया और उसमें डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट है, तो वाटर से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब भी कर सकता है, वाटर में रह भी सकता है, वाटर उसको टेम्परेचर वेरिएशन से बचाता भी है। सबसे ज्यादा सुटेबल वाटर इसके लिए हो गया, इसीलिए बैक्टीरिया क्या हो गया? वाटर में रहने के लिए अपने अंदर एडेप्टेशन डेवलप किया और इसमें फ्लैजिला डेवलप किया। पर जब सॉइल पर आना शुरू हुआ तो सॉइल पे और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आए, उनके साथ उसका काफी टफ कंपटीशन हुआ। उस कंपटीशन में वो सरवाइव करने के लिए अब दूसरा मेथड तैयार किया, वो है केमिकल्स रिलीज करना, ताकि दूसरे को कम कर दें और अपना नंबर बढ़े। और इस तरीके से बैक्टीरिया जो केमिकल्स रिलीज करता है, दूसरे को रोकता है बढ़ने से, वो है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो वहां एडेप्टेशन का चक्कर अलग है, यहां इसे वाटर में मूव करने के लिए फ्लैजिला का स्ट्रक्चर हेल्प करता है। तो समझ में आ गई? नंबर 3, कंपोजिशन। तो देखिएगा, उन्हीं जगहों पे कंपोजिशन हम लोग बता रहे हैं जहां एनसीईआरटी बुक मेंशन किया है और आपको जानना चाहिए। द फ्लैजिला
of bacteria are made of a protein और इस प्रोटीन को कहते हैं फ्लैजेलिन। इस प्रोटीन को कहते हैं फ्लैजेलिन प्रोटीन। ठीक है, नोट कीजिए।